करेंगे चोल वंश। चोल वंश का हम शासनकाल देखें तो खूब लंबा रहा है, लेकिन हम पंडित 9वीं शताब्दी के बाद का देखेंगे। पहले जो संगम वंश था, संगम वंश के अंदर 3 शासक थे, चेर, चोल एवं पांड्य। तो इन शासकों का मिलकर बना था संगम। उस समय संगम में, ये 3वीं शताब्दी की बात बता रही हूँ मैं, उस समय चोल शासन का इस अस्तित्व था। और उस समय कई अभिलेखों में कारिकाल नामक एक चोल वंश का वर्णन भी देखने को मिलता है। उसके बाद में चोल वंश का कोई वर्णन नहीं मिलता है। फिर 9वीं शताब्दी के समय, 9वीं शताब्दी में शासक आता है जिसका नाम है विद्यालय। ये हम संस्थापक नहीं मान सकते, लेकिन वापस 9वीं शताब्दी में सबसे पहले यह शासन बोल सकते हो आप, विद्यालय आया है। ठीक है, विद्यालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। अब ये जो उपाधियां आ रही है उनका ध्यान में रखना, कौन से राजा ने कौन सी उपाधि धारण की है। तो विद्यालय 9वीं शताब्दी का चोल वंश का पहला शासक है और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की है। ठीक है, इसके बाद में आता है आदित्य प्रथम। जो आदित्य प्रथम था उसने पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता को हराकर अपने इसे स्वतंत्र रूप से चोल वंश का शासक बना है। कहते हैं कि विद्यालय पहले पल्लवों का संबंध था, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, लेकिन जब आदित्य आया प्रथम, उसने पल्लव वंश के जो अंतिम शासक था अपराजिता, उसको हराकर चोल वंश का स्वतंत्र शासक बना। जब इसने पल्लव के शासक को हराया था तो उपाधि धारण की थी, उसका नाम है कोदंडराम। इन शासकों ने जब भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किसी के साथ लड़ाई की, युद्ध किया, जीता, और सबने अपने अपने अलग अलग उपाधियां धारण की थी। और इसने चेर वंश के साथ भी युद्ध किया था और पांड्य वंश के साथ भी इसका संघर्ष चला था। इसके बाद में इसी का पुत्र आता है परांतक। परांतक था, उसने सबसे पहले मंदूर को हराया और इनको हराकर इसने एक उपाधि धारण की, मंदूर कौन। और इसके बाद में इसका चेर और पांड्यों के साथ भी संघर्ष होता है। इन दोनों वंशजों के बाद परांतक का खूब लंबा संघर्ष चलता है। और उसके बाद में परांतक को राष्ट्रकूट वंश का एक शासक है जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश का है, राष्ट्रकूट वंश का शासक है कृष्ण थर्ड। इसने और गंग वंश के शासकों ने, दोनों ने मिलकर प्रांतन को पूरी तरह पराजित कर दिया था। जब ये प्रांतन पराजित हो जाता है तो एक बार चोल वंश का प्रशासन यहाँ कुछ कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम अगला शासक। इसके बाद में जो शासक आता है राजराज प्रथम। ये जब 9वीं शताब्दी से चोल वंश शुरू हुआ है उसमें सबसे पहला महान शासक माना गया है। यहाँ मैं 9वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। 9वीं शताब्दी से जब विजयालय से प्रारंभ हुआ तब की बात है। तो उसके बाद विजयालय के बाद सबसे महान शासक कौन कहलाया है? राजराज प्रथम। ये काफी वंशजों के साथ संघर्ष करता है, जैसे ये राजाधिराज की एक उपाधि भी धारण करता है। जैसे चेर के साथ, पांड्यों के साथ, राष्ट्रकूट के साथ, और श्रीलंका का शासक होता है महेंद्र पंचम।
महेंद्र पंचम के साथ भी इसका खूब संघर्ष होता है। तो ये सबके साथ, सब राजाओं के साथ, जैसे चेर के, पांड्य के, राष्ट्रकूट के, श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, उसके साथ संघर्ष करता है और सबसे युद्ध में जीतता है। ठीक है, तो ये इनका संघर्ष चला। और इसने एक द्रविड़ शैली के अंदर बहुत ही अच्छे मंदिर का निर्माण करवाया है। उसको बहुत बार पूछ लिया जाता है मंदिर के बारे में। तो मंदिर है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर। और कहाँ करवाता है? तंजौर के अंदर। ठीक है, ये द्रविड़ शैली का अनोखा नमूना है चोल वंश का। और ये काफी बार आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ भी दिया जाता है कि बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया या कौन से वंश का शासक था? तो चोल वंश का शासक है राजराज प्रथम, इसने इसका करवाया। और किसी के द्रविड़ शैली से अनोखा इसका निर्माण है। अब हम राजराजेश्वर के बाद में और एक ध्यान रखना, जब विजयालय आया था उससे पहले राजधानी उरम थी और उसके बाद में विजयालय ने चोल वंश की राजधानी तंजौर रख ली। ठीक है, तंजौर के बाद में और एक राजधानी परिवर्तन होगी, चोलपुरम करेंगे, गंगकोट भी होगी और एक कांची भी इसकी राजधानी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में जब हम इसका वर्णन शासक में पढ़ रहे हैं उस समय इसकी राजधानी कौन सी है? तंजौर। अब राजराज प्रथम के बाद में राजेंद्र प्रथम आता है, चोल वंश का अगला शासक। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के शासकों में सबसे ज्यादा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसलिए चोल वंश में सबसे साम्राज्य विस्तार का शासक का अगर हम नाम गिनाएं तो सबसे पहले किसका आता है? राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम ने चेर के साथ, पांड्य के, राष्ट्रकूट के और चालुक्य दोनों प्रकार के चालुक्य के साथ इसने संघर्ष किया था। जैसे कल्याणी के चालुक्य और भेंगी के चालुक्य। कल हमने जब चालुक्य वंश पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था चालुक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य और भेंगी के चालुक्य दोनों के साथ राजेंद्र प्रथम का संघर्ष होता है और इसके साथ ये जीतता है और लगभग इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है। और फिर बंगाल का जो शासक होता है पाल वंश का, उस समय महिपाल, पाल वंश का शासक है महिपाल। महिपाल के साथ में राजेंद्र प्रथम का संघर्ष होता है और महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रसाद गंगकोट की उपाधि धारण करते हैं। ये उपाधि भी काफी बार पूछी जाती है। गंगकोट वाली उपाधि कब धारण की? तो बंगाल के पाल वंश का शासक था महिपाल, इसको हराकर इसने गंगकोट की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। तो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है गंगकोट की उपाधि किसने धारण की या कब की? किसकी विजय के उपलक्ष्य में इसने ये उपाधि धारण की है? ये इसका आगे हम देखते हैं। राजेंद्र प्रथम के ही 3 पुत्र आएंगे, वो यहाँ शासन करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला पुत्र आता है राजाधिराज राजेंद्र। राजाधिराज राजेंद्र का संघर्ष सोमेश्वर जो चालुक्य वंश का शासक होता है, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक होता है सोमेश्वर। इसके साथ इसका काफी संघर्ष चलता है और कहते हैं कि युद्ध में ही राजाधिराज राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है और उसी के युद्ध में इसके आने वाला जो शासक होगा, इसका दूसरा पुत्र राजेंद्र का, राजेंद्र सेकंड, उसका राज्य अभिषेक युद्ध भूमि में कर दिया जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन छोटा बनकर बना सकते हैं, पूछ सकते हैं कि चोल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसका राज्य अभिषेक रणभूमि में हुआ था? तो राजेंद्र सेकंड का। कारण क्या रहा? मैंने आपको बताया, राजाधिराज जो राजेंद्र था, राजेंद्र प्रथम का पहला पुत्र जो ये शासक करा था, उसी समय सोमवर जो किसका है? कल्याणी चालुक्य का शासक है। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है और राजाधिराज राजेंद्र युद्ध भूमि में मारा जाता है और वहीं युद्ध भूमि के अंदर साथ में राजेंद्र भी होता है।
और उसको वहीं क्या कर देता है, राज्य अभिषेक। तो राजाधिराज अर्जुन के बाद अगला शासक कौन बना, राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड का भी सोमेश्वर के साथ लंबा संघर्ष चलता है। और ये जो राजेंद्र सेकंड है ये क्या करते हैं, वेंगी के जो चालुक्य हैं, ध्यान में रखना, वेंगी के चालुक्य का एक शासक होता है जिसका नाम भी क्या होता है, राजेंद्र सेकंड। उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ध्यान में रखना, यहाँ विवाह संबंध हो गया है। तो जो राजेंद्र सेकंड है, चोल वंश का शासक, वो वेंगी के चालुक्य जिसका नाम है राजेंद्र सेकंड, दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन ये वेंगी के चालुक्य का शासक है। तो राजेंद्र सेकंड के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, तो इसके क्या हो गया, दामाद बन गया। यही आगे जाकर इसी वंश का शासक भी बनेगा। आगे बताऊंगी मैं कैसे बनता है, ठीक है। अब हम अगले शासक की ओर चलते हैं। मैंने बताया राजेंद्र प्रथम के 3 पुत्र यहाँ शासन करेंगे, 2 के आगे राजाधिराज प्रथम और आगे राजेंद्र सेकंड। एक और बचा है वीर राजेंद्र, तीसरा ये वीर राजेंद्र है, वो भी राजेंद्र प्रथम का पुत्र है। इससे ये शासक करता है, लेकिन ये भी जो कल्याणी के चालुक्य हैं उसका शासक है विक्रमादित्य षष्ठ। इसके साथ इसका काफी लंबा संघर्ष चलता है, ये आप ध्यान में रखना। पहले सोमेश्वर के साथ चल रहा था दोनों का, राजाधिराज का और राजेंद्र सेकंड का, और अभी कल्याणी के चालुक्य का जो शासक है वो बदल गया है, जिसका नाम क्या है, विक्रमादित्य षष्ठ। तो विक्रमादित्य षष्ठ का साथ किसके साथ संघर्ष होगा, वीर राजेंद्र के साथ। और कहते हैं कि ये भी युद्ध भूमि में इसके साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है, ठीक है। और ये प्रसाद की उपाधि भी धारण करता है वीर राजेंद्र, ठीक है। अब हम आगे देखें इसके बाद में, तो एक कुछ समय के लिए राजा बनता है जिसका नाम है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र कुछ समय के लिए शासक बनता है और इसके बाद में जनता में आक्रोश फैल जाता है और जनता द्वारा ये अधिराजेंद्र मारा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, चोल वंश में ऐसा कौन सा शासक जो अधिराज, कौन सा शासक जनता द्वारा मारा जाता है, तो अधिराज। अधिराज के बाद में चोल वंश में कोई अन्य शासक बनने वाला नहीं था, तो राजेंद्र जो द्वितीय था जिसने वेंगी चालुक्य के साथ विवाह संबंध किया था, राजेंद्र द्वितीय, वो अपना नाम बदलकर यहाँ शासक करता है। कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल वंश का शासक बनता है। और ये जो कुलोत्तुंग है, ये जब ईश्वर राज करता है उसी समय जो था श्रीलंका का शासक, वो इसे आजादी प्राप्त कर लेता है, मतलब स्वतंत्र हो जाता है। और वेंगी के जो चालुक्य है वो भी स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेते हैं। तो वेंगी के चालुक्य और श्रीलंका का शासक दोनों आजाद हो जाते हैं। और इसके बाद में इसने जनता के लिए 2 अच्छे कार्य किए थे। एक तो भूमि सुधारीकरण का कार्य किया था, भूमि का नाप बनवाया था, और दूसरा जनता के असर कई कर थे, काफी कर थे, करों को कुछ कम किया था। इसलिए जनता ने इसे सुगम चोल की उपाधि दी थी, सुगम चोल की उपाधि दी, ठीक है। सुगम आसान, जनता के लिए कार्य इसने आसान कर दिया था, इसलिए सुगम चोल की उपाधि जनता ने दी, ठीक है। तो इस दोनों ने आजादी के बाद इसका राज्य है वो काफी हद तक सीमित हो गया था। और इसके बाद में विक्रम चोल आता है, इसी का पुत्र अगला शासक बनता है, या अगला उत्तराधिकारी बनता है चोल विक्रम चोल, ठीक है। ये क्या करता है, जो वेंगी के चालुक्य थे जिसने अपने आप को आजाद कर लिया था, उस पर वापिस अधिकार कर लेता है। तो इसके पिता के समय जो वेंगी के चालुक्य थे वो आजाद हो गए थे, तो वापिस विक्रम चोल उन पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद में हम अगर देखें तो जनता के रूप में अगर कोई लोकप्रिय शासक रहा है तो वो कुलोत्तुंग थर्ड है। और चोल वंश का अंतिम शासक अगर हमें जानकारी लेनी है तो अंतिम शासक होगा राजेंद्र थर्ड। ध्यान रखना, चोल वंश का अंतिम शासक पूछ दिया जाए तो राजेंद्र थर्ड, ठीक है।
तो इस प्रकार चोल वंश का हमने पूरा अध्ययन किया। कहाँ स्थापना हुई, जैसे संगम वंश का, संगम वंश तीसरे 3 राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य, उसको संगम वंश कहते थे। उस समय कारिकल नाम के वंश का अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। उसके बाद में चोल वंश का कोई उल्लेख नहीं मिला गया। तो 19वीं शताब्दी के समय जब शासक आता है विजयालय, उसके बाद में हमें पढ़ने का यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो विजयालय के बाद में विजयालय नरकेसरी की उपाधि धारण करता है और उसके बाद में आदित्य प्रथम आता है, जो पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजिता को हराकर स्वतंत्र रूप से चोल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद में उसका पुत्र आता है परातन। परातन ने चेर के साथ, पांड्यों के साथ खूब संघर्ष किया और एक मधुर को हराया। उसने मधुरकोण की उपाधि धारण की। और लेकिन जो चंद्रकूट राष्ट्रकूट का शासक होता है कश्यप तृतीय, वो परातन को बुरी तरह हरा देता है गंग वंश के साथ मिलकर। उसके बाद में कुछ सत्ता चोल वंशों की कमजोर हो जाती है और उसके बाद में